हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम है मिबाराम चौधरी और आप सभी का ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स में स्वागत है। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे 3D और उसका लेक्चर 5 यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने 3D के अंदर लाइन का इक्वेशन लिखना वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में सीख लिया था, और उसके साथ में किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पॉइंट का लाइन के अलोंग इमेज निकालना हम ऑलरेडी जानते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे दो स्क्यू लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये पॉइंट ऑलरेडी हम 2D के अंदर पढ़ चुके हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है। तो बच्चों पहले हमें समझना पड़ेगा 3D के अंदर लाइन के कितने केसेस हो सकते हैं। तो 3D के अंदर लाइन 3 टाइप की हो सकती है। दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है। 3D के अंदर बात की जाए, दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, और तीसरा केस ऐसा सकता है कि वो इंटरसेक्ट भी नहीं करे और पैरेलल भी नहीं हो। तो एक तीसरा केस भी हो सकता है। 2D के अंदर ये फर्स्ट और सेकंड दो ही केस पॉसिबल होते हैं, तीसरा केस पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी दो लाइन जो पैरेलल भी नहीं हो और इंटरसेक्टिंग भी नहीं हो, इनको बोलते हैं अपन स्क्यू लाइन। 3D के अंदर ये केवल पॉसिबल है। तो स्क्यू लाइन का मीनिंग अगर आपको समझना हो तो आपको ऐसे सोचना है कि दो लाइन मेरे पास में है, वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तो वो स्क्यू लाइन की कैटेगरी में आती है। ठीक है। अगर हम उसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो ऐसा सोचिए कि आप एक क्यूबिक या 3D फिगर ले लीजिए। जैसे आपका कोई रूम है और उस रूम के रूफ वाले पार्ट में आप ऐसे डायगोनली कनेक्ट कर दो, और अगर मैं फर्श वाले पार्ट को कनेक्ट कर दूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, और फर्श वाले पॉइंट को मैं डायगोनली ऐसे कनेक्ट करता हूँ, तो इस कंडीशन में मेरे पास में जो एक रेड लाइन बन रही है और एक ये पर्पल लाइन बन रही है, तो ये आपस में एक दूसरे की क्या है, स्क्यू लाइन है, क्योंकि ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी दो लाइन जो स्क्यू लाइन होती है, जिसमें इंटरसेक्शन भी पॉसिबल नहीं है और पैरेलल की कंडीशन भी यहाँ पे नहीं दिख रही है। अब ऐसी लाइन अगर आप देखना चाहोगे तो इस रूम के अंदर बहुत सारे तरीके से बता सकते हो। तो मैंने एक केस लेके आपको समझाया है। तो पहली मीनिंग समझ में आ गया कि स्क्यू लाइन का मीनिंग क्या होता है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, लेकिन अगर सामने आके देखोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा ये नहीं कट कर रही है, क्योंकि ये एक छत पे और एक फर्श पे है। ठीक है। अब हमको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना सीखना है। ठीक है बेसिकली। तो आपके पास में जो लाइन होगी उनका इक्वेशन तो कहीं गिवन होगा। तो हमको 3D के अंदर जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है स्क्यू लाइन के बीच में, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन का दिया होना जरूरी है। वो इक्वेशन आपको वेक्टर के फॉर्म में अगर दे रखी है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वेक्टर ऑलरेडी हम जानते हैं। तो लेट से वेक्टर फॉर्मेट में मेरे पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखी है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन 3D के अंदर वेक्टर फॉर्म में किस टाइप से होती है। और ऐसे सेकंड लाइन लिखता हूँ, तो ये मेरे पास में a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ऐसे मुझे दो लाइन गिवन है। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो जो भी ये मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को मुझे इसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, यानी इसको डिकोडिंग करना आना चाहिए। तो पहले ज्योमेट्रिकली वापस से मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट से ये मेरे पास में फिगर बन गया है, और ये ऊपर की जो लाइन है इसको मैं बोल रहा हूँ L1। क्या बोल रहा हूँ, L1 लाइन बोल रहा हूँ। ठीक। ऐसे ही जो नीचे फर्श पे मुझे लाइन बनानी है, रेड कलर से बना देते हैं, और लेट से ये मेरे पास में लाइन हो गई। इसको एक इक्वेशन वाइज L2 बोल रहे हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो पहली वाली लाइन है वो A1 वेक्टर से पास होती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, और B1 के डायरेक्शन में होती है। तो ये L1 है, तो ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही होगी। लेट से मैंने मान लिया उसको A, और इसका पोजीशन वेक्टर A1 ले लिया, और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपका कोई डायरेक्शन सर B1 वेक्टर है। ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट है और B1 क्या है, एक डायरेक्शन है। ऐसे जो सेकंड लाइन है इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये B2 है, और ये कहीं से तो पास हो रही होगी। तो उस पॉइंट को लेट से मैंने B नाम दे दिया। क्या नाम दिया, B, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, A2 है। ठीक है। अब देखिए अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी ये मेरी कहीं की क्या है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। लेट से ये P है
और एक Q है। तो L1 और L2 के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँ तो ऐसी लाइन जो दोनों L1 और L2 के परपेंडिकुलर हो और उसके बीच में जो सेगमेंट बन रहा है उसी को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूँ। और यहाँ पे फिगर से आपको PQ की लेंथ है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। PQ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अपन नेक्स्ट सोचना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 3D के अंदर स्क्यू लाइन बनती है तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ऐसी डिस्टेंस होती है जो दोनों को अगर कनेक्ट करें तो परपेंडिकुलरली कनेक्ट करती है, ठीक है। अब हमको ये PQ की मैग्नीट्यूड या वाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले मैं सोचूंगा कि ये PQ है, इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर मैं PQ की डायरेक्शन के बारे में कुछ कह पाता हूँ तो आगे मैं थोड़ा सा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूंगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पर इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये PQ की डायरेक्शन क्या आएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि PQ परपेंडिकुलर है L1 और L2 के, और जब भी मैं परपेंडिकुलर की बात सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो PQ की डायरेक्शन जो होगी, PQ की डायरेक्शन सुनना मेरी बात है, वो क्या होगी, L1 और L2 के परपेंडिकुलर है तो ये L1 की डायरेक्शन B1 से और L2 की डायरेक्शन B2 से, L2 की डायरेक्शन से B2 वेक्टर से। तो PQ की डायरेक्शन क्या आएगी बताओ। तो PQ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, B1 क्रॉस B2 के अलोंग होगी। देखो PQ की जो डायरेक्शन बोल रहे हैं वो B1 क्रॉस B2 के अलोंग होगी, यानी उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ पे अपन केवल डायरेक्शन कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं कह सकते हैं कि मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो आपको पता है दोनों के परपेंडिकुलर है, और दो लाइन या दो वेक्टर के परपेंडिकुलर की बात की जाती है तो वहाँ पे अपन क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन पता करते हैं। तो B1 क्रॉस B2 के अलोंग होनी चाहिए, इतनी बात ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने अभी तक डायरेक्शन पता करी, अब मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे L1 पे एक आपको पॉइंट नजर आ रहा है और L2 पे एक पॉइंट नजर आ रहा है। अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, L1 और L1 पे जो पॉइंट A है और इसको कनेक्ट करता हूँ तो मेरे पास में क्या बनेगा, आप देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। लेट से इस पॉइंट को B बोल रहे थे, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट B है जिसको पोजीशन वाइज, तो इनको मैं अगर आपस में कनेक्ट करूँ तो मुझे एग्जैक्टली एक वेक्टर तो मिल ही रहा है, A पॉइंट है और B पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, पोजीशन पॉइंट है। तो इनको मैं अगर आपस में ज्वाइन करता हूँ मुझे एक वेक्टर तो मिल ही रहा है AB वेक्टर। और इस AB वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन डालूं, AB वेक्टर का प्रोजेक्शन डालूं तो मुझे जो प्रोजेक्शन का लेंथ मिलेगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, PQ की लेंथ के बराबर होगा। कैसे, अगर मैं इस साइड से लाइट डालता हूँ, ठीक है ना, इस साइड से अगर लाइट डालता हूँ तो ये लाइट डालने पे ये आपको पॉइंट ऐसे इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन के तौर पे ऐसे दिखेगा, और ये पॉइंट इस साइड से प्रोजेक्शन के तौर पे दिखेगा। तो ये AB का जो प्रोजेक्शन है वो AB का प्रोजेक्शन ही एग्जैक्टली क्या है, PQ की लेंथ है। तो मैं यहाँ पे बहुत इजी से लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ PQ की लेंथ इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ, है या नहीं बताओ। अगर मुझे PQ की लेंथ चाहिए जो कि मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो AB का जो प्रोजेक्शन डालेगा PQ पे वही उसकी लेंथ होगी। आपको ध्यान हो तो हमने वेक्टर के अंदर प्रोजेक्शन पढ़ रखा है, जैसे कुछ ऐसी ये बीच में कुछ एंगल बनता था और यहाँ पे B वेक्टर है, लेट से ये A वेक्टर है। तो ये A वेक्टर तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मुझे अगर इसका प्रोजेक्शन चाहिए होता है तो मैं क्या कहता था कि यहाँ से ये B वेक्टर का A के ऊपर प्रोजेक्शन डाल दो, तो मुझे एग्जैक्टली इसकी प्रोजेक्शन का जो लेंथ मिलता था वो ऐसे मिलता था कि ये पॉइंट परपेंडिकुलरली सामने मिलता था और ये तो अपनी जगह पे वहीं पे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन AB का जो प्रोजेक्शन PQ पे डल रहा होगा। अगर आप देखना चाहो तो PQ अपने आप में एक बड़ी डायरेक्शन है, PQ अपने आप में क्या है, जैसे हमने लिखा है B1 क्रॉस B2 के अलोंग है, तो B1 क्रॉस B2 तो एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर के ऊपर अगर मैं प्रोजेक्शन डाल दूं तो PQ के ऊपर जितना प्रोजेक्शन डालेगा वही एग्जैक्टली मेरी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो अब मुझे प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ देखना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ की बात की जाए तो बताओ, आपको ध्यान होगा कैसे प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना होता था उसका यूनिट वेक्टर लेते थे। तो क्या लिख सकता मैं, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ, तो मैं लिखूंगा AB वेक्टर डॉट PQ वेक्टर अपॉन मोड PQ। कितना समझ में आ रहा है।
अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, ए बी वैक्टर डॉट पी क्यू वैक्टर अपॉन पी क्यू डैश, क्या लिखेंगे, अपॉन पी क्यू डैश लिखेंगे। ठीक है, बस इतना सही आपको यहाँ से समझना है। अब बताओ यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी क्यू डैश, ये तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर ए बी वैक्टर लिखना चाहूँ तो मेरे पास में ए बी वैक्टर कितना आएगा, तो आप कहोगे ए टू माइनस ए वन डॉट डॉट पी क्यू वैक्टर, और पी क्यू कैप ये एक तरह से, ये क्या है, ए बी डॉट पी क्यू का कैप है, यानी पी क्यू यूनिट वेक्टर है। तो पी क्यू का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे, तो पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। भाई पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, बी वन क्रॉस बी टू का यूनिट वेक्टर से आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा तो बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है, और अपॉन में बी वन क्रॉस बी टू का मोड। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सा काम करना था आपको, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ तो उससे मुझे लेंथ मिल जाएगी, और वो लेंथ ही क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एस डी लिख सकता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है कि दो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो ए टू माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मॉडुलस है। आपको अगर ये फील आ गई है कि यहाँ पे बेसिकली ए बी का प्रोजेक्शन ही है, तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये पी क्यू सॉरी ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो इसकी लेंथ क्यों बनती है, क्योंकि हम जब प्रोजेक्शन डालते हैं तो ऐसे सोचिए कि ये अपने आप में एक बड़ा वेक्टर है, और एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ही तो डाल रहे हैं, तो वही तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग आएगी। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा एक इमेजिन करने वाला भी था, और ये बात हमने प्रोजेक्शन जब वेक्टर के अंदर पढ़ा था तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर रखी थी। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से अब रिकॉल करके रखना है जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तब। अब इसके कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। क्या स्पेशल केस की बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास में ये जो दो लाइन है वो स्क्यू लाइन है, अब ये स्क्यू लाइन अगर कोप्लेनर बन जाए, स्क्यू लाइन क्या बन जाए, स्क्यू लाइन L1 एंड L2, यहाँ पे कैसे लेते हैं, L1 L2 आर कोप्लेनर। अब कोप्लेनर हैं तो क्या होगा बताओ, ये कोप्लेनर का मतलब आप समझ रहे हो, L1 और L2 एक ही प्लेन में आ जाएंगे, यानी वो छत से उतर के ये फर्श पे आ जाएगी। अब छत से उतर के फर्श पे आएगी तो ये आपके सामने कुछ ऐसा एक ज्योमेट्री बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी। अब उस कंडीशन में जो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब आप कहोगे अगर कोप्लेनर हो जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कोप्लेनर के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप छत से लाइन नीचे लेके आ रहे हो, नीचे लेके आ रहे हो, तो ये पी क्यू अपना लेंथ को रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। अब रिड्यूस करेगा और एक ही प्लेन में आ गई, कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, तो उस कंडीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है तो इसको मुझे एक पॉइंट की तरह याद रखना चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोप्लेनर के केस में कितनी होती है, जीरो हो जाती है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है तो मुझे इस रिजल्ट को एक फॉर्मूले के फॉर्म में याद भी रखना चाहिए, जिससे क्या हो आगे कभी मुझे अगर यूज करना हो तो बहुत आसानी से यूज कर सकूं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो करने का मतलब मेरे पास में आ जाएगा ए टू माइनस ए वन वैक्टर क्रॉस बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो होगा नहीं होगा बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है भाई, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, नीचे वाला पार्ट मैग्नीट्यूड है इसलिए जीरो हो जाएगा। और ये मुझे कहीं ना कहीं एक बॉक्स की फील दे रहा है। याद करो बॉक्स में क्या था, एक वेक्टर का डॉट होता था बाकी दो वेक्टर के क्रॉस के साथ में, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, पर बॉक्स प्रोडक्ट किसका बन रहा है, ए टू माइनस ए वन वैक्टर एक पार्ट है, फिर बी वन वैक्टर है और यहाँ पे बी टू वैक्टर है, इनका बॉक्स बन जाता है। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट आप याद रखोगे, किसको याद रखेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट को याद रखेंगे, जिससे क्या हो आपको कोप्लेनर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर मेरे पास में ये जो लाइन है, अब मैं जो उसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपके सामने रखना चाहूँ तो कार्टेशियन फॉर्म में मेरे पास में लाइन ऐसे सकती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन, यहाँ पे बी वन और जेड माइनस जेड वन और ये सी वन और ये लैम्डा हो जाएगी। फिर ऐसे एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू
अपॉन B2। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, बस आपको इसका एक प्रूफ समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये A1 वेक्टर क्या है बच्चों, बताओ A1 वेक्टर क्या है। तो आप कहोगे x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, है या नहीं। और ऐसे A2 वेक्टर की बात करें तो A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसे बॉक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, किसके फॉर्म में लिखना चाहूँ, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो मुझे ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बहुत आसानी से याद रह जाएगा और मुझे इसको याद रखना चाहिए। तो A2 माइनस A1 और फिर B1 और B2 इनको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये ऐसा हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसमें कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्शन, B1 वेक्टर क्या है बताओ, B1 वेक्टर क्या होगा, A1 B1 और C1 वाले पार्ट से निकले गए, तो यहाँ पे A1 B1 और C1। फिर नीचे आ जाएगा A2 B2 और C2 इक्वल टू 0 है। तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल टू रखोगे क्योंकि कोप्लेनर कंडीशन में। तो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाएगी, दिस टू लाइन आर कोप्लेनर, दैट इन द केस ऑफ कोप्लेनरिटी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल टू रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कोप्लेनर की जगह आपको ऐसा बोल सकते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल टू कर लोगे और वहां से कुछ अननोन वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाने की वो बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्यू लाइन का स्पेशल केस है कोप्लेनरिटी। और कोप्लेनरिटी अगर लाइन की बात की जाए तो आपको इस डिटर्मिनेंट मेथड से अप्लाई करनी होगी, ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको ये सामने फॉर्मूला है, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला अच्छे से हमको रिकॉल करके रखना है और ये वेक्टर मेथड से ज़्यादा इजी है एग्जाम में आपको सॉल्व करना। तो आप जब भी कोई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी हो तो उसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें क्लियरिटी भी आ जाएगी कि एग्जैक्टली हमें डाटा कैसे अप्लाई करना होता है। तो जो बात मैं बोल रहा था वो यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे मेरे पास में जो दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बोला गया है और ये जेई 2020 का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि ये एग्जाम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास में कार्टेशियन फॉर्म में लाइन है, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बताओ। तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय क्या लिखते हैं अपन, A1 प्लस लैम्डा B1 लिखते हैं। तो A1 वेक्टर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे पोजीशन बताओ कितनी है, 383 है, कितनी है 383। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3i 8j और 3k। आपको ध्यान हो तो मैंने ऐसे बोला था, अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखा है तो नोमिनेटर पार्ट में अगर वैल्यू माइनस की है तो आपको प्लस लेके आई के लगा लेने, प्लस लैम्डा। और ये जो रेशियो है जो डिनोमीटर वाले पार्ट है उनके साथ में आई के लगा दो, तो 3i माइनस जे और प्लस के। ये मेरे पास में पहली लाइन आ गई वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली अगर सेकेंड लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो ऊपर पॉइंट देखो 37 और -6 है, तो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो -3i -7j और प्लस का 6k लिखूंगा, प्लस यहाँ पे म्यू लगा देते हैं। और डायरेक्शन कितनी है, 3i 2j और 4k। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आप देखोगे यहाँ से तो आपको ये अच्छे से पता लग रहा है कि A1 वेक्टर कितना है, तो आपको 3i 8j और 3k। B1 वेक्टर कितना है, जो डायरेक्शन बोलते हैं जिसको अपन, तो 3i -j और k। ऐसे में लिखूंगा तो A2 वेक्टर, तो A2 वेक्टर कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 3i माइनस का 7j और प्लस का 6k। और यहाँ से लिखेंगे तो B2 वेक्टर कितना बन रहा है, माइनस का 3i 2j और 4k। अभी तो मैंने केवल इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके बाहर निकाला है। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पार्ट का फॉर्मूला याद करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम जानते हैं कि A2 माइनस A1 तो होता है, तो मैं A2 माइनस A1 वेक्टर निकालना चाहूंगा। अब A2 माइनस A1 का मतलब ये A2 है और ये A1, इनको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो आपको माइनस करना आता है, -6i -15j और प्लस का 3k। कोई दिक्कत। और साथ में चाहिए मुझे B1 क्रॉस B2। क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2। तो मैं यहाँ पे B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालूंगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की तरफ से वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो 3 -1 और 1 है, यहाँ पे -3 2 और ये प्लस का 4 है। अगर मैं इसको
एक्सपेंड करता हूँ तो i के साथ में कितना आ जाएगा, -4 और -2। j के साथ देखेंगे तो 12 + 3 आ जाएगा, और k के साथ देखेंगे तो k के साथ में कितना आ जाएगा, 6 - 3। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 6i माइनस का 15j और प्लस का 3k। अगर आपको ध्यान हो तो हमें इसका मॉडुलस भी लेना होता है। क्या लेना होता है, इसका मॉडुलस भी लेना होता है। तो जब मैं इसका मॉडुलस लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, -6 का 36 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 225 + 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 9 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 9 45, और 45 और ये 225, तो कितना हो जाएगा आपका, 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 P1 क्रॉस P2। अब आप देखो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, HD लिखा जाए तो A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, राइट, और अपॉन में क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस आएगा। पर ये कंप्लीट वैल्यू का मोड लेना होता है क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो A2 - A1 की वैल्यू माइनस का 6i माइनस का 15j। अब मैं केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आप भी देखते जाइए साथ साथ में। और B1 क्रॉस B2 ये कितना आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो ये आपके सामने, तो बाई चांस दोनों इक्वल ही है, बाई चांस दोनों क्या इक्वल है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार इक्वल आए, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। -15j और अपॉन में लिखेंगे तो ये √270। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही बनेगा, ये 36 बन जाएगा, ये 225 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, और अपॉन में 270। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला पार्ट ये प्लस का 270 हो जाएगा, लेकिन ये नोमिनेटर में आ रहा है, किसमें आ रहा है, नोमिनेटर में आ रहा है। तो ओवरऑल मेरे पास में कितना बनेगा, अंडर रूट का 270 बच जाएगा। अब √270 की बात की जाए तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसका तरीका है कि इसमें से 9 ऐसा लिख दो आप, क्या लिखते हैं 9, ठीक है, कि 270 है तो 9 मुझे एक स्क्वायर की वैल्यू बाहर निकालनी है, तो मैं स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा बाहर तो कितना हो जाएगा, 9 × 30, तो 3√30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3√30, क्योंकि आपको डी ऑप्शन के अंदर दिख रहा होगा। तो मेन आपको आंसर रिप्रेजेंट करना तो आ ही रहा है, लेकिन उससे पहले ये देखना चाहिए कि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पैरामीटर या कंपोनेंट क्या क्या चाहिए। तो एक A2 - A1 चाहिए और एक B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो फॉर्मूला अगर याद है तो वेक्टर फॉर्म में बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने कोई भी वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन दे रखी है तो वही से स्टार्ट करो, और कार्टेशियन फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है, और उसके बाद में कुछ कोप्लेनरिटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो पहली बात तो 3D के अंदर के पैरेलल लाइन की पहचान क्या है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो हमको पता है कि पैरेलल लाइन का कुछ फिगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन एक ही अलोंग होगी, इसको हम पैरेलल बोल सकते हैं। अगर दो लाइन है जिनकी डायरेक्शन वेक्टर एक जैसे हैं या प्रोपोर्शनल में, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास में जो लाइन की इंफॉर्मेशन है, देखिए L1 की वैल्यू R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी है, और यहाँ पे A2 वेक्टर प्लस म्यू बी है। तो लेमडा और म्यू के कोफिशिएंट देख लो, आपके पास में क्या है, सेम ही है, बी वेक्टर। तो पैरेलल लाइन की पहचान यही है कि अगर आपके पास में दो लाइन है, उनकी डायरेक्शन रेशियो इक्वल है, कोरोस्पॉन्डिंग की बात करें, या प्रोपोर्शनल है, तो वो दोनों लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल लाइन होती है। अब इनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैं डिकोड कर लेता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो लाइन दे रखी है ये कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन अगर बात की जाए तो ये लाइन आपकी पास हो रही है, ये ए पॉइंट से लेट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर A1 वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो B डायरेक्शन है। नीचे वाली लाइन है, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, B है, और ये पास कहाँ से हो रही है, तो आप कहोगे ये पास हो रही है, कोई पॉइंट है B जिसका पोजीशन वेक्टर है A2। इतना समझ में आ गया। अब मुझे इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी, तो हम जानते हैं पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो ये आपस में क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी।
और पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो जो सब जगह इक्वल दिखती है। अब मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करनी है, ठीक है, जिसको मैं डी बोल देता हूँ। तो ये डी की बात करनी है। अब ये डी कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका हम सोचने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इसको यहाँ पे देखा जाए, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो देखिए, अगर मैं ए को बी से कनेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास में ये एक ए बी वैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ए बी वैक्टर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब ए बी वैक्टर बन जाएगा तो एग्जैक्टली एक ए बी वैक्टर मिल जाएगा, मुझे ए बी वैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ए बी वैक्टर लिखना चाहूँ तो जैसा कि पिछले वाले केस में लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखने आ जाएगा, ए टू माइनस ए वन वैक्टर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन वेक्टर मुझे पता है। तो ए बी एग्जैक्टली मुझे एक वेक्टर के फॉर्म में मिल जाएगा। अब ए बी तो एक टिल्टेड फॉर्म में, तो ए बी को मैं डिस्टेंस नहीं बोल सकता। डिस्टेंस किसको बोलूंगा? लेट से मैंने बोल दिया ये सी पॉइंट है, तो मैं डिस्टेंस तो ए सी को बोलूंगा। अब मेरे पास में कहीं न कहीं ए बी की लेंथ तो है, क्या ए बी की लेंथ तो है, लेकिन मुझे चाहिए ए सी की लेंथ जो कि डी के बराबर है। तो ए सी की लेंथ कैसे निकालें? तो उसका एक तरीका अपन सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर आप देखो तो आप यहाँ पे ये थीटा एंगल निकाल सकते हो कैसे भी करके। सोचिए कैसे, क्योंकि मेरे पास में ये डायरेक्शन पता है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? बेस वाली डायरेक्शन यहाँ देखेंगे तो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, और ए बी वेक्टर भी पता है। तो मैं ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर अगर जानता हूँ तो उनके बीच का एंगल भी निकाल सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकता हूँ। अगर एंगल निकालना हो तो एंगल आसानी से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट ये कि यहाँ पे मुझे अगर कुछ प्रोजेक्शन जैसा कॉन्सेप्ट यूज करना है तो मैं कॉन्सेप्ट यूज करके बी सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे कोई काम की नहीं है। लेकिन ए सी अगर निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे जिसको अपन बोल रहे हैं ए सी की लेंथ। क्या बोल रहे हैं? ए सी की लेंथ। और ए सी की लेंथ अगर आप ट्रायंगल की मदद से देखेंगे तो ये ए बी वेक्टर की लेंथ और उसका साइन थीटा होगा। क्या होगा? ए बी वेक्टर की लेंथ इनटू साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे? क्योंकि ये सामने वाला पार्ट है, तो थीटा के सामने वाला पार्ट चाहिए तो आपको प्रोजेक्शन में कंपोनेंट किसका लेना पड़ेगा? साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए बी वेक्टर साइन थीटा। अब आप खुद सोचिए जरा कि अगर मुझे पास में साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालूंगा? वेक्टर फॉर्मेट में निकालना है। तो कहीं के अपन सोचते थे कि साइन थीटा कहाँ आता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो मैं किसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ मेरे पास में साइन थीटा आ जाए? किसका प्रोडक्ट ले लूँ कि साइन थीटा आ जाए? तो यहाँ पे अपन केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात तो कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर के फॉर्मेट में साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो आपको पता ही है कि जिनका दो का क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे, तो क्या करूंगा? ए टू माइनस ए वन। ध्यान से समझना, ये ए टू माइनस ए वन और नीचे क्या है? बी है। तो मैं इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, अब यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। अगर डिस्टेंस के अलावा डायरेक्शन की बात करनी होती तो वहाँ पे आपको प्लस और माइनस साइन का बिल्कुल कंसिडरेशन में लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में ए टू माइनस ए वन और क्रॉस बी वेक्टर कर लिया जाए तो कितना आएगा? तो आप कहोगे ए टू माइनस ए वन का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू साइन थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहो, मैंने फिर बोला है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, और किसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ तो ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी का होल मॉडुलस निकालना चाहें तो ये आएगा, क्योंकि एन कैप का मॉडुलस तो 1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ? तो आप कहोगे सर ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वेक्टर का होल मॉडुलस अपॉन में ए टू माइनस ए वन का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस। अगर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ तो मेरे पास में ए टू माइनस ए वन का मॉडुलस ये हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए टू माइनस ए वन का होल मॉडुलस और बी का होल मॉडुलस, ये ऐसा कुछ आएगा। अब ये मॉडुलस से मॉडुलस तो कैंसिल आउट हो सकता है। अब मेरे पास में जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो एक मॉडुलस में वैल्यू है, तो ए टू माइनस ए वन फैक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मोड बी बच रहा है, ठीक है।
तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है। अब जब दो पैरेलल लाइन की बात की जाएगी तो वहाँ पे केवल हम डिस्टेंस बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि पैरेलल के बीच में डिस्टेंस हमेशा एक जैसी होती है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जगह केवल डिस्टेंस बोलेंगे पैरेलल के बीच में, लेकिन स्क्यू लाइन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलना जरूरी है, अदरवाइज तो बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है। अगर आप दोनों फॉर्मूले देखें तो पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था, a2 माइनस ए1 के साथ में डॉट था b1 क्रॉस b2, और यहाँ पे क्या a2 माइनस ए1 के साथ में क्रॉस से b। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, अच्छे से इसको याद रखना कि एक जगह मुझे क्रॉस लेना है अगर स्क्यू लाइन की बात करें, और पैरेलल लाइन की बात की जाए तो वहाँ पे सॉरी इसकी लाइन में डॉट है और ये पैरेलल लाइन के बीच में क्या क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपको पैरेलल लाइन गिवन है या स्क्यू लाइन गिवन है, उसकी पहचान क्या है आप देख लेना कि यहाँ पे लैम्डा और म्यू के साथ में अगर वेक्टर एक जैसे हैं या प्रोपोर्शनल वेक्टर हैं तो उस कंडीशन में ये पैरेलल लाइन है, और अगर दोनों वेक्टर लैम्डा और म्यू के साथ वाले अलग अलग हैं तो वो क्या होगी, स्क्यू लाइन हो जाएगी। राइट, अब जो हमने देखा है उसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ आपके सामने, अगर मैं समराइज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसा होगा कि आपके पास में जो दो लाइन होगी तो उनके बीच में अगर पैरेलल है तो सीधी सी बात है ये दोनों वेक्टर सेम हो गए, तो उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना वेक्टर फॉर्मेट में। अगर स्क्यू लाइन है तो लैम्डा के साथ में b1 वेक्टर होगा और म्यू के साथ में b2 वेक्टर होगा, और उससे हमारे पास में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये। अब उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, तो आपको फाइनली पॉजिटिव लेना है क्योंकि डिस्टेंस की बात करें। अब कोप्लेनरिटी की बात की जाए तो कोप्लेनरिटी के केस में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाती है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाती है तो यहाँ से मेरे पास में एक बॉक्स बन जाता है, क्या बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है किसका, a2 माइनस ए1 b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का, और वो 0 के इक्वल होता है। और उस बॉक्स को मैं अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो आप कैसे याद रखोगे, पहली रो के अंदर तो क्या आएंगे, जो आपके पोजिशन वेक्टर थे जहाँ से लाइन पास होती थी उनके इंडिविजुअल कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, उससे पहली रो बन जाएगी। सेकंड रो के अंदर पहली लाइन की डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगी, और थर्ड रो के अंदर सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, उनको 0 के इक्वल रख लोगे तो उससे आपको कोप्लेनरिटी में कुछ अननोन होगा वो भी मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को अच्छे से एनहांस करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। अब देखिए ये जेई वालों का तो फेवरेट है और इससे क्वेश्चन बना के वो हर बार पूछते रहते हैं अक्सर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास में दो लाइन है और वो कोप्लेनर है, देन के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास में कोप्लेनरिटी है तो आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट पे पहुंच जाओ, तो डिटर्मिनेंट में जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सीधा डिटर्मिनेंट बना लेना है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इक्वल टू कितना रहता है, 0 रहता है। अब आपको समझना है यहाँ से, और बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा होगा, x1 की वैल्यू कितनी है तो आपको होगी 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और z1 की वैल्यू कितनी है 4 है। आपको क्या करना है, जो नोमिनेटर वाले पार्ट है उसमें अगर प्लस के हैं माइनस है तो आपको सारे प्लस में लिखने हैं। अच्छा, इसी की डायरेक्शन को अपन a1 से लिखेंगे तो डायरेक्शन कितनी है 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस k। ऐसे x2 की वैल्यू लिखेंगे तो 1 है, y2 की वैल्यू 4 और z2 की वैल्यू 5 है। अब डायरेक्शन क्या है a2 की वैल्यू लिखूंगा तो मुझे k, b2 की वैल्यू लिखेंगे तो 2 और c2 की वैल्यू लिखेंगे तो 1। अब आप इन सबको यहाँ पुट करो और ये क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। अब जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक साथ पुट करते समय इनको सब्ट्रैक्ट करना था। x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और z2 माइनस z1 करेंगे तो भी 1 आएगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो 1 1 और माइनस k, और इस जगह रखेंगे तो k 2 और 1 इक्वल टू 0 है। एक डिटर्मिनेंट बच चुका है, अब इसको मुझे एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन आपको अच्छे से डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए, ये 1 और यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस का 2k, फिर -1 के साथ में आ जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर, और यहाँ पे 1 के साथ देखेंगे तो 2 माइनस k इक्वल टू 0। अब आप देखोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस का 2k माइनस का 1 माइनस k स्क्वायर प्लस 2 माइनस k इक्वल टू 0।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो के स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है, -2k और k, ये माइनस का 3k और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये 1 से ओके, ये 1 और ये +2 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी और -3। दो वैल्यू आ रही है मेरे पास में k की, 0 भी आ रही और -3 भी। अब यहाँ पे कोई कंडीशन बोला था कि k की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो मेरे पास में एग्जैक्टली 2 वैल्यू निकल के आ रही है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला देख लिया, और कोप्लेनरिटी कंडीशन कैसे अप्लाई की जाती है वो भी देख ली। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछिए, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या अप्रोच से सॉल्व करने होंगे, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हमने केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी है, तो उस केस में आपको वेक्टर फॉर्मेट की मदद से आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली थी ये वाले क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ में आपको क्या पूछा गया है, इक्वेशन भी पूछी है, इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका क्या अप्रोच रहेगा, तो मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट से एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों स्क्यू लाइन है। ठीक है, ये L1 है और ये L2 है। अब हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में कोशिश करने की लिखेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ में इक्वेशन भी चाहिए, और इक्वेशन निकालने के लिए आपको उसके एंड पॉइंट निकालने होंगे। तो लेट से मैंने यहाँ पे जैसे कि अपने PQ समझाता, तो ये PQ है मेरा, क्या है, ये PQ है, जो कि दूसरे के शॉर्टेस्ट यानी परपेंडिकुलरली है। अब आपको क्या करना है, इसे P एंड Q की वैल्यू कैसे भी करके निकालनी, और अगर आपने P और Q की वैल्यू कैसे भी करके निकालने में आ गई, तो बहुत आसानी से आप उसका इक्वेशन लिख सकते हो और आप उसकी डिस्टेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि मैं P और Q के कोऑर्डिनेट कैसे करूँ, निकालूं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास में उसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे बताओ, इस लाइन के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूंगा कोई एक रैंडम पॉइंट बताओ, कोई एक रैंडम पॉइंट, तो आप बता सकते हो। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना होता तो वो पोजीशन वेक्टर मुझे पता है कोई यहाँ ए होगा, कहीं यहाँ बी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए बी को मिलाएं तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बना दें। इसलिए मैंने रैंडम पॉइंट ले लिए, पी और क्यू पॉइंट ले लिए। तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो उसको लैम्डा के इक्वल टू रखेंगे और इधर म्यू के इक्वल टू रखेंगे। तो बताओ यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, पहले वाले को लैम्डा के इक्वल टू रखेंगे, तो बच्चों को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू लिखेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 2, और जेड की वैल्यू लिखेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, ऐसे L2 पर, ये किस पे लिया मैंने, L1 पे लिया है। ऐसे L2 पे पॉइंट क्या ले रहे हैं अपन, Q ले रहे हैं पॉइंट, तो Q के कोऑर्डिनेट लिखने मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4 और 5 म्यू प्लस 5, इतना। ठीक है, ये मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लिए। अब आपको पता ही कि इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आपको अगर इसकी डायरेक्शन रेशियो 2, 3 और 4 है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 4 और 5 है। ठीक है, अब मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है वो 3, 4, 5 के अलोंग है, और इस वाले की जो डायरेक्शन है वो 2, 3, 4 के अलोंग है। और PQ क्या है, वो PQ है आपका L1 के भी परपेंडिकुलर है, PQ L1 के भी है एंड PQ L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे भी करके यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आपको जब भी परपेंडिकुलर का नाम दिखे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो मैं अगर PQ को L1 के परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, तो PQ के डायरेक्शन रेशियो और L के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो आपको 0 होगा। ऐसे PQ के डायरेक्शन रेशियो और L2 के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। और अगर इस कॉन्सेप्ट को अपन देखना चाहें तो यहाँ से मेरे को लैम्डा और म्यू की वैल्यू ये दिलवा सकते हैं, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आने का मतलब है मेरे पास में P पॉइंट आ सकता है और Q पॉइंट आ सकता है। अब खुद सोचिए, अगर आपके पास में P पॉइंट भी है और Q पॉइंट भी है तो उनके बीच की डिस्टेंस तो हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
और 2 पॉइंट अगर पता है तो मैं उस लाइन का इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म वाला मेथड जानते हैं 3D के अंदर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट इंटेंशन क्या रहेगा कि कैसे भी करके मुझे लैम्डा और म्यू का एक रिलेशन मिल जाए जिससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकूं मैं। तो बताओ पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या है। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहें तो पी के कोऑर्डिनेट आपको लैम्डा के फॉर्म में पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट लैम्डा के फॉर्म में पता है। तो मैं डायरेक्शन रेशियो अगर लिखना चाहूँ डी आर ऑफ पी क्यू तो बताओ क्या होंगे। तो आपको पी क्यू के डी आर लिखने हैं तो x2 माइनस x1 लिखेंगे तो 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा, यहाँ पे +2 है इधर 1 है तो ये माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। मैंने x2 माइनस x1 किया है। ऐसे y2 माइनस y1 करेंगे तो ये 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा, यहाँ पे +4 है इधर +2 है तो यहाँ पे +2 बच जाएगा। फिर देखेंगे तो 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 और इधर तो ये 2 बच जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गई डी आर ऑफ पी क्यू। डी आर ऑफ पी क्यू समझ में आ गई। अब आपको ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखनी है। तो पी क्यू और L1 परपेंडिकुलर है तो पी क्यू के डी आर और L1 के डी आर, L1 के डी आर दिख रहे हैं आपको, ये रहे आपके, और इधर भी L2 के डी आर, सॉरी L1 के डी आर ऊपर है और L2 के डी आर नीचे है। तो इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो पहले किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं, तो इसके डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं L1 के साथ में। तो आपको ये एक पार्ट लेना है, ये y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1 से मुझे डी आर मिले। तो L1 के साथ में जब मैं PQ के डी आर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो L1 के कोफिशिएंट में 2 लेना है और इधर से 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। फिर आगे जाएंगे तो 3 आएगा, 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 और आगे देखेंगे तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 5 म्यू और यहाँ से लिखेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू कितना करेंगे 0 करेंगे। ये बात समझ में आ गई। PQ के डी आर और L1 के डी आर का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है, ठीक है, उससे आपको वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करो। जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप म्यू के कोफिशिएंट कहाँ से मिलेंगे। तो देखो यहाँ से मिलेगा मुझे 6 म्यू, यहाँ से मिलेगा 12 म्यू और आगे से मिलेगा 20। तो 6 यहाँ से मिल गए, 12 यहाँ से मिल गए, 18 और 20 यहाँ से मिल गए तो ये 18 20 38 म्यू हो जाएगा। लैम्डा कितना मिलेगा तो 4 लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा, 9 लैम्डा यहाँ मिल जाएगा तो माइनस का 13 लैम्डा और ये 16 हो गया तो माइनस 13 और 16 29 लैम्डा प्लस कांस्टेंट पार्ट कितना मिलेगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, इधर से 6 तो 8 हो गया और इधर से 8 तो 16 हो जाएगा। तो 16 इक्वल टू 0। लेट से ये इक्वेशन 1 मान ली। अब मैं इस वाले पार्ट को लिखूंगा यहाँ पे पी क्यू का L2 के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो पी क्यू के रेशियो तो ये है, अब मुझे L2 के साथ लेना है। तो L2 के साथ में कितना है 3 4 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। फिर लिखेंगे 4 तो कितना आ जाएगा 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2। फिर आगे देखेंगे तो 5 और यहाँ से 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। उम्मीद है यहाँ तक पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो लैम्डा मतलब म्यू वाले पार्ट देखो, यहाँ से 9 हो जाएगा, आगे जाएगा 16 9 25 और 25 तो 15 म्यू हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 लैम्डा, यहाँ से आ जाएगा 12 लैम्डा तो माइनस का 18 लैम्डा और ये 20 तो माइनस 38 लैम्डा हो गया प्लस कांस्टेंट पार्ट 3 यहाँ से आ जाएगा, 8 यहाँ से आ जाएगा, 3 और 8 11 और 10 तो यहाँ से 21 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ से मैं इन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करूंगा। यहाँ तक आपको पार्ट समझ में आ गया कि मुझे पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के लेने के बाद में पी क्यू के डी आर को L1 के साथ में एक इक्वेशन बनानी है और पी क्यू के डी आर को L2 के डी आर के साथ लेके दूसरी इक्वेशन बनानी है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा काम आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, क्या करेगी लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और ऐसे आपको यहाँ से म्यू की वैल्यू मिलेगी। कितने लोग एग्री करते हो? जब इनको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिलेगी। और बच्चों आपको जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और म्यू की वैल्यू मिलेगी तो लैम्डा यहाँ से मिलने वाला है माइनस का, हाँ ये म्यू की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/6 और ये मिल जाएगा प्लस 1/3। ये कितना मिलेगा प्लस का 1/3। आप सॉल्व कर लेना एक बार, मैं चेक कर लेता तो बिल्कुल ये वैल्यू यहाँ से सॉल्विंग करने से मिल जाएगी। दो इक्वेशन दो नॉन सॉल्व करना जानते हो बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसमें ये नंबर थोड़ा सा इस तरह से दिया जाता है जिससे आपको ये लैम्डा और म्यू निकालना इतना
डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ईजी से आप निकाल सकते हो। अब लेमडा की वैल्यू आ गई तो बेसिकली आपके पास में पी पॉइंट आ गया और क्यू पॉइंट आ गया। अब लेमडा की वैल्यू 1/3 है और मैं 1/3 जब यहाँ पुट करूँगा तो 2/3 + 1 तो ये 5/3 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली वैल्यू कर रहा हूँ, फिर वहाँ आगे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 लेमडा के साथ में 1/3 रखेंगे तो 1 यानी 3 आ जाएगा। और आगे देखेंगे तो ये 4/3 + 3 9 यानी 13/3 आ जाएगा, राइट। अब मैं क्यू की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्यू के लिए कितना है, -1/6 रखेंगे। तो जब यहाँ पे -1/6 तीनों जगह रखूँगा मैं, तो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी देख लेते हैं, 3/6 + 2 तो ये होगा 12 -9/6 2/3 आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो -2/3 + 4 12 10/3 आ जाएगा। और आगे वाले पार्ट में देखेंगे तो -5/6 + 5 30 यानी 25/3 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था जिसके अंदर आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख लेनी थी। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन ये बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकते हैं, और जेई एडवांस और मेंस के अंदर तो कोई आप इनकी गारंटी ले नहीं सकती। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन को प्रॉपर करने के लिए इसको 9/3 लिख लेता हूँ, जिससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में पी पॉइंट आ चुका है, ये पी पॉइंट आ चुका है और ये क्यू पॉइंट आ चुका है। तो आप पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हो, आप पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हो। अब पी क्यू की लेंथ निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्योंकि दोनों पॉइंट तो पता ही है मेरे पास में। तो 2/3 - 5/3 का स्क्वायर प्लस 5 - 5/3 करेंगे तो 10/3 - 9/3 का स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे तो 25/3 और -13/3 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो 2/3 - 5/3 3/3 यानी ये हो जाएगा आपका 3, ये ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 3 तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो 10/9 यानी 1/9 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो 25 - 13 12/3 यानी 4 16 आ जाएगा यहाँ से। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 70 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 144 155 156, ठीक है, 156/9 यानी ये आपके पास में 156/3 यूनिट निकल के आ जाएगी वैल्यू। तो ये तो मैंने क्या निकाल दिया आपके सामने, ये तो निकाल दी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकाल ली और आपको इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे इक्वेशन, आप जानते हो x - x1 अपॉन 2 पॉइंट के फॉर्म में x2 - x1, फिर यहाँ लिखेंगे तो y - y1 अपॉन ये फिर y - y1, नीचे आ जाएगा y2 - y1, आगे देखेंगे तो z - z1 और नीचे आ जाएगा z2 - z1। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने डिस्टेंस यहाँ से निकाली, अगर पिछले वाले वेक्टर मेथड से डिस्टेंस निकालते तो आंसर अलग आता क्या, तो नहीं, आंसर सेम ही आता। डिस्टेंस मेथड से निकालते तो उस वेक्टर मेथड से निकालते तो डिस्टेंस तो वही आती, लेकिन वेक्टर मेथड से हमें इक्वेशन लिखने में बहुत परेशानी आती है, लिखने में नहीं आती है। तो हमको यहाँ पे इक्वेशन लिखनी थी, इस वजह से इस मेथड को हमने अप्रोच किया है। अगर हमें केवल डिस्टेंस निकालनी होती तो केवल वेक्टर मेथड अप्लाई करिए, वहाँ से बहुत आसानी से और इजी तरीके से आंसर आ जाता है। लेकिन इक्वेशन निकालनी हो तो आपको फिर कार्टेशियन फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। और कार्टेशियन फॉर्म की हेल्प कैसे लेते हैं, ये आपको दिमाग में पॉइंट फिट होने चाहिए कि मुझे 2 पॉइंट एज्यूम करने पी क्यू, और फिर उसके डी आर के साथ में रिलेशन लेके मुझे 2 इक्वेशन बनानी लैम्डा और म्यू के, और 2 इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिलने का मतलब दोनों पॉइंट आ गए, और 2 पॉइंट आ गए तो आप डिस्टेंस चाहे तो निकाल दो और चाहे तो इक्वेशन बना दो, इससे दोनों ही आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपने दोनों पॉइंट ही निकाल दिए तो वेक्टर मेथड से डिस्टेंस निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कोप्लेनरिटी के रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करें। अब नेक्स्ट हमें एक कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ 2 लाइन दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और बोला गया है कि ये कोप्लेनर है इफ द लाइन, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो, ये इंटरसेक्टिंग है, क्या इंटरसेक्टिंग है, इफ द लाइन आर इंटरसेक्टिंग देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो बच्चों इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, वो कोप्लेनर होगी तभी तो इंटरसेक्ट कर रही होगी भाई। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो कोप्लेनरिटी के केस तो फॉलो करेगी, और कोप्लेनरिटी का केस फॉलो करती है तो मुझे डिटर्मिनेंट की तरफ से एक शॉर्टकट पता है जो मुझे कोप्लेनरिटी की केस में अप्लाई करना होता है। तो मैं पहले क्या करूँगा, ये जो लाइन की इक्वेशन है उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं अगर प्रॉपरली लिखना चाहूँ तो मुझे क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि मेरे पास में एस और टी पैरामीटर है, एस और टी पैरामीटर है, ठीक है। तो आप इसे फॉर्मेट को ऐसे लिखोगे, एक्स प्लस वन और डिवाइड में वन आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, एस आएगा। ये लेफ्ट में ले लिया एक्स प्लस वन और इधर कॉफिशिएंट वन है तो नीचे ले लिया, तो ये एस के इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले में से एस निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो आप देखोगे तो वाई माइनस थ्री और नीचे माइनस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले में लिखेंगे तो जेड माइनस वन और नीचे लैम्डा आ जाएगा। तो ये मेरे पास में किसका इक्वेशन आ गया, ये L1 का इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली आप L2 का इक्वेशन लिखोगे तो L2 के इक्वेशन में कितना आएगा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू टी बाई टू है, तो x माइनस जीरो और ये टी बाई टू का कॉफिशिएंट देखेंगे तो 1/2 है, तो इधर t आ जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे तो y माइनस वन अपॉन टी का कॉफिशिएंट कितना है, वन, इधर ले लिया, इक्वल टू देखेंगे तो कितना आएगा, z माइनस टू और नीचे माइनस वन आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? इस तरह से मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पार्ट है, ये एस का इक्वल टू था, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ और यहाँ से लैम्डा हटा के इसको यहाँ लिख लेता हूँ, तो कोई दिक्कत, एक ही बात है। तो जब भी आपको लाइन को थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा हो तो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिसको अपन कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म देखें तो यहाँ से आपको अगर इंटरसेक्टिंग है या कोप्लेनर है, एक ही बात है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन कोप्लेनरिटी कंडीशन बनाती है। तो फॉर इंटरसेक्टिंग क्या कंडीशन होती है, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। यहाँ पे a1 b1 और c1, नीचे a2 b2 और c2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ठीक। अब देखिए x2 माइनस एक्स वन लिखेंगे तो मुझे यहाँ से पता होना चाहिए कि मेरे पास में x1 की वैल्यू कितनी है, तो आपको माइनस वन, y1 की वैल्यू कितनी है, 3 और z1 की वैल्यू कितनी है, 1। ऐसे नीचे a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू माइनस लैम्डा है और c1 की वैल्यू प्लस लैम्डा है, ठीक है। अब मैं सेकंड लाइन को देखूंगा तो यहाँ से मुझे x2 की वैल्यू मिलेगी कितनी है, 0, y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है और z2 की वैल्यू कितनी है, 2। फिर a2 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 है, b2 की वैल्यू देखेंगे तो 1 है और c2 की वैल्यू देखेंगे तो -1 है। अब इन सभी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मुझे फिल करना है। तो पहले तो देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और z2 माइनस z1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। मैं केवल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब a1 b1 और c1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा, यहाँ देखेंगे तो 1/2, कोफिशिएंट की बात करें तो 1 और ये -1 इक्वल टू कितना है, 0। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू मिलके आ जाएगी और वही मुझे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए, तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस यहाँ पे, हाँ, लैम्डा माइनस लैम्डा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2 के साथ में कितना आ जाएगा, -1 और माइनस का लैम्डा बाई 2, फिर कॉन्स्टेंट 1 है तो 1 के साथ में आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा बाई 2। एक्सपेंशन ही किया मैं और कुछ नहीं किया, ये खत्म हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, -2 माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 0। इसको देखेंगे तो माइनस का लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका लैम्डा मिल गया -2 और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस पर्टिकुलर क्लास से ये समझ में आया होगा कि दो स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें स्क्यू लाइन और पैरेलल लाइन को दे रखा है तो डिस्टेंस के साथ साथ वो स्क्यू लाइन के अंदर पर्टिकुलरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग इक्वेशन भी पूछ सकते हैं।
तो जस्ट आपको पिछले वाला क्वेश्चन देखना है, उसमें इक्वेशन निकालते समय आपको बेसिकली एंड पॉइंट निकालने होंगे और उसकी मदद से निकाल सकते हैं। साथ में एक कोप्लेनरिटी कंडीशन जो इसका स्पेशल केस है उसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम प्लेन स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो बातें देखी थी वो किसके लिए थी, तो अभी तक की सारी बातें आपके लिए थी। अगर कोई लाइन का इक्वेशन लिखना हो, लाइन की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, लाइन की परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशन क्या हो सकती है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, ठीक है, तो उनको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखेंगे प्लेन, और फिर प्लेन जब पूरा हो जाएगा तो फिर लाइन और प्लेन को एक साथ भी देखेंगे। तो ऐसा मान के चलिए अभी आने वाली क्लास के अंदर आपको प्लेन 2 या 3 क्लास में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट 2 या 3 क्लास के अंदर हम प्लेन और लाइन दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे साथ साथ में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल चैप्टर है, तो आप कंटिन्यूशन में देखें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक इतना कर लेना। थैंक यू।